अम्बीत में नदीत में देवीत में सरस्वती अप्रशस्ता इवस्मसि प्रशस्ति मम्ब नष्कृति। अर्थात मातृगणों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ सरस्वती, हम अप्रशस्त हो गए हैं यानी मार्ग भटक गए हैं, हमें प्रशस्ति प्रदान करें यानी सही मार्ग पर लाएं। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न ये कि जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर का नाम सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में क्या छवि उभरती है या फिर पहला विचार क्या आता है? क्या आपके मन में भी कश्मीर सुनते ही गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, मतलब कि धरती का स्वर्ग, कहीं ये विचार तो नहीं आता है? या फिर डल झील और उस पर बर्फ की सफ़ेद चादर, या कश्मीरी खान पान, कश्मीरी कपड़े, कश्मीरी पहनावा, या आतंकवाद, बटमजार, या फिर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, द कश्मीर फाइल्स, या 370 का हटना, या फिर कई कश्मीरी नेताओं का नज़रबंद रहना, या विकास की बयार। आमतौर पर इसी तरह का कोई ख्याल आता होगा, है ना? लेकिन क्या आपके मन में काश्मीरपुर वासिनी यानी शारदा पीठ का ख्याल सहज रूप से आता है? नमस्कार, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज इस वीडियो में बात होगी कश्मीर की प्रमुख पहचान, कश्मीरियों की कुलदेवी, ज्ञान की देवी की एक प्रमुख पीठ शारदा पीठ की, शारदा देश की, शारदा मंडल की, उससे जुड़े तमाम पहलुओं की। आज जब देश अमृत काल में प्रवेश कर गया है और हमारा उद्देश्य है कि अगले 25 वर्षों में हम आत्मविश्वास युक्त भारत बनाएंगे, जो एक संपन्न राष्ट्र हो, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो और ज्ञान विज्ञान से युक्त हो और एक बार फिर विश्व का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसे में उस भारत के निर्माण में शारदा पीठ एक प्रमुख केंद्र बन जाता है और उसका परिचय आपसे करवाना हमारा कर्तव्य। एक समय था जब शारदा पीठ एक बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पीठ होने के साथ ही ज्ञान का एक बड़ा केंद्र भी हुआ करता था। ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र शायद ही कहीं हो कि उसके नाम पर लिपि हो। हाँ, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला एक समय में ज्ञान के बड़े केंद्र हुआ करते थे, लेकिन शारदा पीठ इतनी मौलिक और उसका प्रभाव क्षेत्र इतना विराट था कि उसने अभिव्यक्ति के लिए एक लिपि विकसित कर दी। ये लिपि इतनी प्रचलित रही कि आज भी दि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में बर्च की छाल पर लिखी गई शारदा लिपि की पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिनमें कश्मीर का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है, जिनमें कश्मीर के शैव और जैन परंपरा का उल्लेख है। शारदा लिपि का आर्काइवल वैल्यू क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दिल्ली में संपन्न हुए हालिया G20 शिखर सम्मेलन में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल 15वीं शताब्दी की जो ऋग्वेद पांडुलिपि राष्ट्रीय महत्व की कलाकृति के रूप में भारत मंडपम में प्रदर्शित की गई, उसका पहला पेज ही शारदा लिपि में है। यहाँ तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि शारदा पीठ और शारदा लिपि का क्या महत्व है। अब बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। वर्तमान समय में शारदा पीठ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POJK के शारदा गांव में मधुमती और किशनगंगा नदियों के तट पर स्थित है। पाकिस्तान में किशनगंगा को ही नीलम नदी या फिर नीलम वैली कहते हैं। POJK की बात करें तो शारदा पीठ मुजफ्फराबाद से करीब 140 किलोमीटर और भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा, ये मधुमती और किशनगंगा की कहानी भी बड़ी अनूठी है। कश्मीर में मां शारदा के प्रकट होने को लेकर ऐसी मान्यता है कि ऋषि शांडिल्य की साधना से प्रसन्न होकर देवी शारदा प्रकट हुई थी। ऋषि शांडिल्य ने देवी से वरदान मांगा कि उन्हें वास्तविक रूप में दर्शन दें। इस पर देवी ने उन्हें शारदा वन में विचरण करने का सुझाव दिया। विचरण करते करते जब ऋषिवर किशनगंगा के नजदीक पहुंचे तो उनका आधा शरीर स्वर्णिम यानी सोने का हो गया और फिर मां शारदा ने उन्हें तीनों रूपों, पहला शारदा, दूसरा सरस्वती और तीसरा वाग्देवी के रूप में दर्शन दिए। अब देवी की पूजा करने के उपक्रम में ऋषि शांडिल्य ने महासिंधु से जल लिया। इससे उसकी आधी जलधारा मधुमेह यानी मीठी हो गई और यही जलधारा कालांतर में फिर मधुमती कहलाई। अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि हिंदू धर्म में 4 आदि शक्तिपीठ हैं, 18 महाशक्तिपीठ और 51 शक्तिपीठ हैं। इन 18 महाशक्तिपीठ में शारदा पीठ भी शामिल है, जिसे कई जगहों पर सरस्वती पीठ भी लिखा जाता है। शारदा पीठ, जिसे तीर्थ स्थल, मंदिर और ज्ञान पीठ तीनों के रूपों में जाना जाता है। तीनों के रूपों में इसलिए क्योंकि भारतीय परंपरा में कोई भी मंदिर तभी संपूर्ण माना जाता है जब वहां से पाठशाला, पाकशाला, गौशाला, वैद्यशाला और धर्मशाला का संचालन भी किया जाता हो। चलिए अब बात करते हैं शारदा पीठ के निर्माण की। शारदा पीठ के निर्माण के संबंध में कई धारणाएं हैं। कुछ का मानना है कि यह सम्राट अशोक के शासनकाल में बना, हालांकि इसके प्रमाण को लेकर कुछ संदेह रहता है, लेकिन हाँ, इस बात को लेकर एक आम सहमति जरूर है कि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया होगा।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि अनंतनाग में जो मार्तंड मंदिर है उसका वास्तु और शिल्प शारदा मंदिर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है और मार्तंड मंदिर का निर्माण सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड ने ही करवाया था। इसलिए कहा जा सकता है कि शारदा पीठ का वर्तमान स्वरूप 724 ईस्वी के आसपास बना होगा। बहरहाल शारदा पीठ जब भी बना हो ये एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र शारदा पीठ रहा है। इस्लामी शासनकाल के मशहूर पर्शियन स्कॉलर अल बिरूनी ने मुल्तान के सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, थानेसर के विष्णु चक्र स्वामी मंदिर और शारदा मंदिर को उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में बताया है। 631 ईस्वी से 751 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री वैंगसांग ने अपने संस्मरणों यानी मेमोरीज में उल्लेख किया है कि कोई भी विद्वान व्यक्ति तब तक अकादमिक रूप से परिपक्व नहीं माना जाता था जब तक वह कश्मीर के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ में भाग नहीं लेता था। इन विदेशी विद्वानों को इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि यह इस ओर संकेत करते हैं कि शारदा पीठ संपूर्ण भारत के विद्वानों, शासकों और सामान्य जन के लिए आस्था का महाकेंद्र था। इस महाकेंद्र को लेकर एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि ज्ञान और विज्ञान में काशी और कश्मीर की समकक्षता थी। काशी के विद्वान भी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कश्मीर जाते थे, लेकिन जो अनूठी बात है वो ये कि दक्षिण भारत में लंबे समय तक ये परंपरा थी कि जब किसी बालक का उपनयन संस्कार होता था तो वह अपना पहला कदम या तो काशी की तरफ बढ़ाता था या फिर कश्मीर की तरफ। इसका अर्थ यह हुआ कि वह बालक प्रतीकात्मक रूप से ज्ञान अर्जित करने के लिए काशी या कश्मीर की ओर जा रहा है। संभव है कि कुछ जगहों पर आज भी यह परंपरा बनी हो। ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र कि आदिगुरु शंकराचार्य को भी अंतिम स्वीकृति के लिए कश्मीर की यात्रा करनी पड़ी थी और यहाँ वे सर्वज्ञ पीठ पर विराजमान हुए थे। यहाँ एक विशाल विश्वविद्यालय होने का भी उल्लेख मिलता है। आज भी पीओजेके में से शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। शारदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला इन सभी से प्राचीन माना जाता है, जहाँ पर अनेक प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थी। शारदा पीठ को लेकर कहा जाता है कि दुनिया के अन्य भागों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। महान तिब्बती अनुवादक यानी ट्रांसलेटर वैरोचन और तिब्बती लिपि के अन्वेषक यानी इन्वेंटर माने जाने वाले थोनमी संभोट भी शारदा पीठ के विद्यार्थी माने जाते हैं। अब बात करते हैं शारदा लिपि की। शारदा लिपि शारदा पीठ से ही प्रभावित थी। भागशाली पांडुलिपि जो कश्मीर की स्थानीय पांडुलिपि थी, उसमें शारदा लिपि के प्रारंभिक उपयोग के संकेत मिलते हैं। शारदा लिपि का उपयोग कश्मीरी भाषा और संस्कृत को लिखने के लिए किया जाता था। इस लिपि के विस्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका उपयोग अफगानिस्तान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक किया जाता रहा है। अफगानिस्तान में भगवान गणेश की मूर्ति समेत कई अन्य शिलालेखों पर सिद्ध मातृका लिपि देखने को मिलती है जो शारदा लिपि से मेल खाती है। हिमाचल में आज भी टाकरी लिपि और शारदा लिपि में बहुत अधिक समानताएं देखने को मिलती हैं। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि गुरुमुखी लिपि, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है, उसका विकास भी शारदा लिपि से हुआ हो। अब बात करेंगे आपके, हमारे और इस देश के दुर्भाग्य की। कश्मीरी समाज में शारदा पीठ का क्या महत्व है? यदि आपके आसपास आपके कोई कश्मीरी मित्र हों, सगे संबंधी हों, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिए। परंपरा के अनुरूप और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन से कश्मीरी समाज के लोग शारदा पीठ की तीर्थ यात्रा के लिए निकलते रहे हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मधुमती नदी के तट पर स्थित शारदा कुंड में डुबकी लगाकर मां शारदा के दर्शन किया करते थे। हालांकि जब भारतवर्ष में इस्लामिक शासन आया तो ये यात्राएं बंद हो गई थी। इसी इस्लामिक शासन काल के दौरान शारदा लिपि भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थी और अब अरबी फारसी अपने पांव पसारने लगी। इसका असर ये हुआ कि ज्ञान की देवी की भूमि अंधकार की ओर बढ़ती चली गई। कश्मीर में धीरे धीरे इस्लाम और फिर मतांतरण का दौर शुरू हो गया। शास्त्रार्थ की धरती पर अब शस्त्र हावी थे। समय बदला, शस्त्रों का प्रचलन भी बदला और कश्मीर का पतन और विध्वंस होना शुरू हुआ। हालांकि कश्मीर में डोगरा शासन के अस्तित्व में आने के बाद शारदा पीठ की यात्रा 1947 तक निर्बाध चली और उसके बाद का इतिहास हम सभी जानते हैं कि कैसे हमने अपना ज्ञान का महाकेंद्र पाकिस्तान के हाथों में जाने दिया। वर्तमान स्थिति ये है कि सनातन धर्मी भारतीय इस पवित्र पीठ का दर्शन पूजन भी नहीं कर सकते। आज शारदा पीठ जर्जर अवस्था में है। शारदा पीठ की उज्जवल परंपरा के प्रभाव से भारत एक लंबे समय तक प्रभावित रहा है। हाँ, दुर्भाग्यवश ये परंपरा कुछ नष्ट हुई है, लेकिन भारत की शारदीय परंपरा से परिचय और इसे पुनर्जीवित करना राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों के लिए बेहद आवश्यक है। हमें ये याद रखना होगा कि कश्मीर की मूल पहचान शारदा पीठ से है, विद्या से है और आज जब हम एक सूचना समाज, ज्ञान समाज के रूप में देश को स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे में इस मूल पहचान को पुनः प्रतिष्ठित यानी रीस्टैब्लिश करना बहुत आवश्यक हो गया है। इस पुनः प्रतिष्ठा से ही हमें आतंकवाद से मुक्ति का मार्ग भी मिल सकता है।
जम्मू कश्मीर को उसका मूल स्वरूप भी मिल सकता है और उसकी अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक फैली बृहत्तर पहचान यानी ग्रेटर आइडेंटिटी को फिर से जीवंत भी किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। और जोड़ने का यही भाव तो कश्मीरियत है, यही भाव तो भारतीयता है।